हेलो स्टूडेंट्स, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं, है ना। जागे रहिए, है ना। अभी रात का 11 बज रहा है। अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, चूँकि सुबह अपलोड करना रहता है। चूँकि एक वीडियो बनाने में लगभग 3 घंटा बर्बाद होता है। बर्बाद नहीं मतलब आपके लिए यूज होता है। उसको अपलोड करने में लगभग नेट स्लो रहा तो 2.5 घंटा 2 घंटा लग ही जाता है। मतलब एक वीडियो के पीछे मिनिमम 5 घंटा लगते हैं, है ना। तो इसलिए अभी वीडियो शूट कर ले रहा हूँ और सुबह आराम से रात में एक्सपोर्टिंग करने के लिए छोड़ देंगे। सुबह अपलोड हो जाएगा आपका, है ना। तो आराम से देख पाएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर लेट से वीडियो अपलोड होने से इंटरनेट ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए सोचे चलो भाई रात में ही शूट करते हैं वीडियो। तो मस्त रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। और बच्चे इस बार जो है एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है आपका। क्योंकि जो होशियार बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। और आपको पता ही है कि मौका का फ़ायदा कैसे उठाया जाना चाहिए। तो जो तेज बच्चे होते हैं वो मौका का फ़ायदा उठाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लास तो खुलेगा नहीं, इसका मतलब एग्ज़ाम होगा कि नहीं। अरे सब होगा, आप अपना काम करते रहे, ठीक ना। तो क्या बोल रहे थे कि जो तेज बच्चे होते हैं वो जो है मौका का फ़ायदा उठाने आता है। कंपटीशन क्यों बोले कि हार्ड होने वाला है इस बार 2021 का एग्ज़ाम में। इसलिए हार्ड होने वाला है क्योंकि अभी मौका मिला है। तो अभी बच्चे क्या है, फ्री होके पढ़ रहे हैं। 10 घंटा 12 घंटा 18 घंटा जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सुस्त बच्चे हैं, किसी प्रकार वीडियो को देखते होंगे, लिखते होंगे, या फिर सो के चलो चलेगा कल लिखेंगे, ऐसा हो रहा नहीं। आपको यदि अच्छा मार्क्स से पास करना है, ज़बरदस्त नंबर लाना है ना, तो औकात तो दिखाना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब अभी यदि आप पसीना बहाओगे तो उस समय आपके चेहरे पर स्माइल होंगे, आपके फैमिली के चेहरे पर स्माइल होंगे। लोग आपके सराहना करेंगे कि लॉकडाउन की स्थिति में भी मेरा बेटा कमाल किया है या मेरी बेटी कमाल की है। आ रहा है समझ में। अब यार देखो हम जो है रात में आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। 11 बज रहा है, सोने का टाइम है, फिर भी बना रहे हैं। चूँकि फिर सोचे सुबह फिर वीडियो शूट करेंगे 2 घंटा जाएगा, फिर उसको अपलोड करने में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा। तो कहने का मतलब ऐसे ही लेट हो जाएगा। तो एक कमेंट आया और उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मतलब अब देख सकते बुढ़ापा में इतना जो है इतना एक्टिव है आपके लिए। तो आप लोग तो यंग हैं, आपका कहना क्या है, पूरा एनर्जेटिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो है, ऐसे तो हम हमेशा बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि सर हमेशा बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। और भाई कौन इंपॉर्टेंट है, सब तो नहीं आएगा ना। लेकिन होता क्या है बच्चे, आपका बिहार बोर्ड जो है या कोई भी बोर्ड हो, CBSE है, क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है ना। जो भी आपका सिलेबस है वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। इसलिए सब इंपॉर्टेंट। इसलिए हमेशा कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। थोड़ा ज़्यादा खास रहता है उसको वेरी वेरी VVI कर देते हैं, या MI का उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो उसको क्या लिख देते हैं, MI, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा बताते जाते हैं। तो आप मोटिवेटेड रहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए और मस्ती से वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए। और कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए कि सर ये नहीं समझ में आया, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बता देंगे, नो प्रॉब्लम। तो आप बस एक्टिव रहें। आप यदि एक्टिव रहेंगे तो हम आपसे वादा है 100 गुना ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। हज़ारों बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो आपको लग रहा होगा सर तो घर में बैठे रहते हैं, आराम से वीडियो बना देते हैं, 2-4 को डाल देते हैं। ऐसा नहीं बच्चे। यदि 3 वीडियो बना रहे हैं हम, तो 3 वीडियो में अपलोड करते करते कितना घंटा चाहिए, 15 आवर चाहिए, 15 घंटा चाहिए।
है ना। तो इसको मतलब पूरा इजी वे में मत लीजिए, क्योंकि जो लाइव क्लासेस होते हैं उसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हो जाता है, और लाइव हम अभी दे नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कोई अंतर नहीं है वीडियो में, हम लाइव पढ़ाए या फिर ऐसे पढ़ाए, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आपका थॉट सोच में प्रॉब्लम तो अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं है, एक ही चीज़ है, बस अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, अंदर से जोश होना चाहिए, और 2021 के एग्ज़ाम में बम्पर टू बम्पर रिजल्ट लाने की इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद तो फिर रात है या दिन है, सब आपको एक जैसा लगेगा। सब क्या लगेगा आपको? एक जैसा। अब से ज़्यादा टेंशन हम में रहते हैं कि बच्चे को कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए हर तरह से। अब देखिए, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने आज से 11th का भी सिलेबस शुरू कर दिया, पढ़ा रहा हूँ। जिसकी जो 10th पास किए हैं बच्चे, वो सोच रहे हैं कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें। यूट्यूब में तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबको समझना मुश्किल है। सभी लेक्चर को सब लोग नहीं समझ सकते हैं बच्चे। तो बात यह है कि उनके लिए भी वीडियो डाल रहा हूँ। और तो आप जो है, जो भी आपका रिलेशन में भाई बहन, फूफा फूफी, फुफेरी बहन, जो भी हो, फुफेरा भाई, जहाँ भी है, आस पड़ोस जो भी हैं, आप क्या करें, उसको वीडियो को शेयर कर दें। अब बोले बेटा पढ़ो इसको, आराम से, बैठने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी इंडिया थोड़ा सा लेजी देश है। यहाँ का आदमी यदि खाना पीना रहना सब कुछ मिल जाए तो हमको लगता है वो उधर भी नहीं जाएगा। बाथरूम जाने के लिए भी वो सोचेगा किसी प्रकार यहीं से काम चल जाता। बहुत सारी बात है। तो आप देखिए, सिचुएशन को देखिए आप, इसलिए एक्टिव रहें, खुश रहें और ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़ें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो है रेट लॉ इक्वेशन। वो क्या है आपका? रेट लॉ इक्वेशन है। तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत अच्छा है, समझने लायक है। इसमें एक न्यूमेरिकल बनाएंगे और इसको हम समझा देते हैं कि आखिर होता क्या है रेट लॉ इक्वेशन। इसको VVI कर देंगे। क्या कर देंगे? VVI। कभी कभी तो 2 मार्क में आपको पूछा व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ इक्वेशन, उसको आप आसानी से लिख सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन, डोंट वरी। चलिए शुरू करते, बहुत मस्ती हो गई ना। तो आज का जो टॉपिक है आपका, देखें, वो है आपका रेट लॉ इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं, एक बार देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि इसलिए देखना पड़ता है बीच बीच में, अकेले सब कुछ समझना पड़ता है। कैमरा संभालो, स्टैंड को सीधा करो, बोर्ड टेढ़ा हो रहा है उसको ऐसे करो, फिर थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो उसको उठाओ, बहुत सारा काम होता है ना, और अकेला संभालता हूँ तो इसलिए कभी कभी बीच में चल जाते हैं उधर देखने के लिए कि ठीक ठाक आ रहा है या नहीं, ये कट रहा है ना, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा ना। तो कोई भी काम है थोड़ा सोच समझ के करनी चाहिए। तो आपका क्या है? रेट लॉ इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम लोग दर सिद्धांत समीकरण या वेग सिद्धांत समीकरण, आप कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब होता है दर, या फिर बोल सकते हैं वेग। रेट को आप वेग भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। रेट, दर या वेग सिद्धांत समीकरण। हर पल हर लम्हा भुला दिया। तो क्या यहाँ पे दर या वेग सिद्धांत समीकरण, इसको बोलते हैं हिंदी अंग्रेजी में रेट लॉ इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है ये, मतलब जो समीकरण, ये क्या बताता है हमें? तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन हम लोग देखे हैं इस टाइप का। तो आपके लिए नया नहीं है। जो 11th मेरे मतलब 11th जो पढ़े हैं, मेरे पास नहीं कहीं भी पढ़े, 11th का क्लास जो कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है, नो प्रॉब्लम। आसानी से क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है? रेट लॉ जो है, मतलब जैसे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट लॉ, रेट या रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में एक आता है कॉन्सेंट्रेशन। क्या आता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे जो बात आएगी
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। ध्यान देंगे है यहाँ पे क्या कि ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ इक्वेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे जो लेने जा रहे हैं आपका रिएक्टेंट के बारे में बात होगी। किसके बारे में होगी? रिएक्टेंट। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। निकालेंगे तो प्रोडक्ट का भी निकाला जा सकता है, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे हम लोग जो फोकस करेंगे किसका? रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा? आप लिखेंगे अकॉर्डिंग, पूरा सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ इक्वेशन, comma, according to the rate law equation the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants। आगे समझ में बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ इक्वेशन, कॉमा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ क्या है? मोलारिटी। कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, मोलरता जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इसका हिंदी यदि हम करें तो क्या बोल सकते हैं? वेग सिद्धांत समीकरण के अनुसार, वेग सिद्धांत समीकरण के अनुसार, कॉमा, अभिक्रिया की दर, द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। तो आप क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ इक्वेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब वेग सिद्धांत समीकरण के अनुसार अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। आप लोग क्या करें, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। इसका क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट ले। हो गया? चलिए आइए डेरिवेशन करते हैं इसका, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? लेट का मतलब मान लीजिए आप ए है, अब प्लस बी है, और ये आपका मान लीजिए सी है, अब प्लस डी है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी कैपिटल डी क्या है? प्रोडक्ट है। मतलब यहाँ पे जो है ए एंड बी, मतलब कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये क्या है आपका? रिएक्टेंट। कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स है। और कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, इसको मान लें प्रोडक्ट है। ये क्या है आपका?
प्रोडक्ट्स। तो बोलेगा ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, जैसे ए बी सी एंड डी, इसको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक। आज ही पढ़े थे हम, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ाए थे, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़े थे। अब बोलिए इसका वैल्यू क्या है, तो देखिए एक की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये सबका जो वैल्यू है आपका, जैसे आपका जो ए बी सी एंड जो डी है, ये क्या हो सकता है, 1 2 3 डैश डैश कुछ भी हो सकता है। इसी का नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे रेट लो इक्वेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रेट लो इक्वेशन यदि हम लगाएं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू क्या चीज, रेट लो इक्वेशन। यदि यहाँ पे रेट लो इक्वेशन लगा दें तो रेट लो इक्वेशन बोलता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे ए बी क्या है, रिएक्टेंट है, ए और बी क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं इसको, यानी कि आर यदि रेट ऑफ रिएक्शन है तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। इक्विलिब्रियम चैप्टर ये इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़े थे तो ये सारी चीज़ हम लोग वहाँ देखे थे। तो यहाँ रेट लो इक्वेशन लगा दिए तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। आ रहा है समझ में? चलिए अब क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, यानी कि आप R बराबर लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। इसी को बोलते हैं हम लोग आपका रेट लो इक्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं, रेट लो इक्वेशन बोलते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे क्या कौन क्या है, ठीक है, ऊपर तक दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, हाँ ठीक है, यही है आपका रेट लो इक्वेशन है, यही है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आर जो है यहाँ पे ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, आपको पता है रेट ऑफ आर के एन मतलब क्या है, रिएक्शन है। तो बोलिएगा के क्या है यहाँ पे, के, तो के जो है इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। यदि ये मन नहीं भाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट बोल सकते हैं, या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है, या इसको क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट। या इससे भी मन नहीं भरा तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। आगे समझ में, स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का मतलब दर स्थिरांक बोलिए, या इसी को वेग स्थिरांक बोल सकते हैं, या विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक। स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक। आ रहा है समझ में? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किए हम लोग, बहुत ही सिंपल। हम लोग मान लिए लेट ए है बी दोनों रिएक्ट करेगा तो बनेगा मान लीजिए सी प्लस डी, ठीक है। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, रिएक्टेंट एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो ये साइड जो रहता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ये साइड जो रहता है प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ए और बी को क्या बोल दिए, रिएक्टेंट, और सी और डी को क्या बोल दिए, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ए बी सी डी ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रेट लो इक्वेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये पावर बन जाता है, क्या बन जाता है, पावर, ठीक है। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का जब हम चिन्ह हटाए तो एक कांस्टेंट आया के, तो ये हो जाएगा आपका। तो आर को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर।
के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, मतलब अभिक्रिया क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक या वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, या फिर इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट, मतलब विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक बोलते हैं इसको। ठीक है, एक कंडीशन और बताते हैं आपको। यदि मान लिया जाए आपका जो कॉन्सेंट्रेशन जो है यूनिटी हो जाए, इफ concentration of reactant is unity, यूनिटी मतलब क्या होता है, इकाई। तो फिर क्या हो जाएगा, ये R बराबर के हो जाएगा। क्यों, देखिए तो R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक पावर A, और कॉन्सेंट्रेशन को B, ये भी क्या हो जाए B, इसको क्या लिख सकते हैं के, तो R बराबर हो जाएगा के। एक कंडीशन याद रखेंगे, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी देन क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ R के n मतलब क्या है रिएक्शन, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, मतलब R बराबर के। कैसे हुआ, जैसे एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हो जाए एक, ये भी कितना हो जाए एक, तो एक एक जब हो जाएगा तो पावर कितना है यहाँ पे, यानी कि आपका कॉन्सेंट्रेशन एक एक हो जाएगा, तो एक का कोई भी पावर रहे, एक पर कोई भी पावर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक पर पावर A और एक पर पावर B। तो एक पर कोई भी चीज़ पावर रहेगा, जैसे एक पर जो है 10 भी पावर रहेगा तो एक ही होगा, एक पर 0 पावर एक होगा, एक पर 100 पावर होगा तो भी कितना होगा, एक होगा। तो ये तो जानते ही। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आप बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर कब होता है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, यानी कि जब यहाँ पे यदि मतलब सांद्रता इकाई हो तब रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर जो है वेग स्थिरांक के बराबर होता है, दर स्थिरांक के बराबर होता है, दर स्थिरांक के बराबर होता है। इसका हिंदी सुन ले आप लोग, यदि अभिकारक की सांद्रता, यदि अभिकारक की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर होता है, वेग स्थिरांक के बराबर होता है या दर स्थिरांक के बराबर। याद हो गया होगा, तो लिख लेंगे, बोल दे रहे, यदि अभिकारक की सांद्रता इकाई हो तो अभिक्रिया की दर स्थिरांक के बराबर होता है। बस इतना ही, ठीक है। आप लोग फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। और फॉर एग्जांपल मान लें आपका जो है BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, और ये रिएक्शन कर रहा है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये आयनिक रिएक्शन है, बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट। पहले ये टूटेगा, दोनों टूटने के बाद फिर होगा रिकम्बाइन होगा। जैसे ये ब्रेक होगा, जैसे BaSO4 तो Ba2 प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। ये क्या है आपका उल्टा लिख दिए, ये आपका BaCl2 है। समझिए बात को, BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड। तो BaCl2 जब ब्रेक करेगा तो Ba2 प्लस और 2Cl माइनस बनेगा। यदि H2SO4 टूटता है
तो ये ब्रेक करके क्या बनाएगा, ये ब्रेक करके बनाएगा 2H प्लस SO4 2 माइनस। अब इसमें क्या होता है, लफड़ा क्या है यहाँ पे, ये जो है इसके साथ सुटेबल है और ये जो है इसके साथ सुटेबल है, रीअरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। मतलब Ba2 प्लस जो है इसके साथ कंबाइन कर लेगा और ये जो है इसके साथ, जो जिसके साथ कंफर्टेबल है उसके साथ रहेगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी ग्रुप में हम लोग रहते हैं, तो यदि एक साथ रहने का बारी आता है तो जो जिसके साथ कंफर्टेबल है वो चल जाता है उसके साथ। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए ये दोनों को मिलाया गया है, ये दोनों को जब मिलाए तो ये पहले ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद फिर रिकम्बाइन होता है। तो ये टूटेगा पहले तो इसमें और ये टूटेगा आपका इसमें। ये इसके साथ चार्ज देख रहे हैं एक समान है, तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा आसानी से रिएक्शन करके और ये इसके साथ कंबाइन होगा। मतलब BaSO4 और बना लेगा 2HCl। तो इसमें रेट लो इक्वेशन यदि हम लगाएं, आ रहा है समझ में, यदि हम इसमें रेट लो इक्वेशन लगाएं तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। तो सिंपली क्या कीजिएगा आप, रेट लो लिखो तो R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है BaCl2 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना एक है, तो एक लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क पड़ता नहीं है। और कौन से यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 1। तो ये क्या हो गया, रेट लो इक्वेशन के अनुसार हो गया। आ रहा है समझ में। उसी प्रकार मान लीजिए आपका H2 और Cl2 दिया हुआ है, दूसरा मान लीजिए H2 है और ये कंबाइन किया Cl2 के साथ तो बना 2HCl। तो इसका रेट लिखेंगे तो क्या कीजिएगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। पावर एक लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक मोल है, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, रेट लो इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यदि समझ में आ गया तो इसको नोट करें। और चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा ना रेट लो इक्वेशन कैसे यूज किया जाता है, तो वो आपको बता दिया गया है, इस तरह से यूज करते हैं हम लोग। मान लीजिए इसका वैल्यू दिया रहता है, इसका वैल्यू रहता है, तो सिंपली क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, काम खत्म, नो प्रॉब्लम। तो चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मजा आने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। एक क्वेश्चन है आपका, ध्यानपूर्वक समझे, एक एक्सपेरिमेंट है आपका, उस एक्सपेरिमेंट को समझें और ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। अब देखिएगा बच्चा, ये टेबल है, एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, जरूर कोई बात होगा। अच्छा, इस तरह का वैल्यू भी है। पूछा क्या है, एक्स और वाई। बाप रे, कैसे होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो बच्चे ये लेक्चर डायरेक्ट नहीं देखेंगे, इसके पीछे जो है 2 लेक्चर दे चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स का, 3 लेक्चर हो चुका है, उधर पहले देख लें, उसके बाद इसको देखिएगा। डायरेक्ट यदि कोई बच्चे चाहेगा हम डायरेक्ट इधर कूदेंगे तो समझ में आने वाला नहीं। इसलिए जो भी बच्चे लेक्चर देखते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो जैसे यूट्यूब खोलेंगे, इजी सॉल्यूशन क्लासेस खोलिएगा, खोलने के बाद खुलेगा, उसके बाद आएगा आपका वीडियो जो रहता है, सबसे ऊपर में ऊपर का आइकन देखिएगा, वीडियो, उसके बाद बगल में ही रहता है प्लेलिस्ट। क्या रहता है, होम रहेगा, उसके बाद वीडियो रहता है, उसके बगल में रहता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट मिलेगा। और वहाँ पे जाकर देखेंगे तो फिर लिखा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4, सॉल्यूशन यूनिट 2, सॉलिड स्टेट यूनिट 1, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3। तो मान लीजिए आपको केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो देखना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीरियल वाइज वीडियो आ जाएगा। आप एक तरफ से देख लें, नोट्स बना लें, बोर्ड के लिए तो सोचना ही नहीं है, बोर्ड को फूंक देंगे उड़ जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं है। क्योंकि बोर्ड का जो औकात है, बोर्ड जो पूछेगा उससे कई गुना बेहतर आपको बताया जा रहा है, उससे कई लेवल ऊपर बताया जा रहा है।
तो यानी कितनों क्वेश्चन घुमाए, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपसे क्या होगा, बनेगा। बस आपको क्या रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बोर्ड जैसा भी क्वेश्चन पूछे आपका, आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जो बच्चे कंपटीशन देना चाहते हैं उसके लिए परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यदि मान लीजिए बोर्ड आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, एक टेबल बना के दे दिया, इस तरह से लिखा रहे और आपको पूछेगा बताओ भाई एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल आता है बेसिस कर फिजिक्स केमिस्ट्री में, हाथ उठा देते हैं, अब क्या होगा। और एक बात और, जो डेरिवेशन हम लिखवाए हैं आपका, जैसे कोलगेटिव प्रॉपर्टी का, कोई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि ग्राफ से भी कमेंट आया था कि सर ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो बोर्ड आपसे पूछते हैं, आपसे जानना चाहता है, आपसे सवाल करता है और आपसे जवाब मांगता है कि भाई आप 2 साल पढ़े हो इसको, आप कितने अच्छे से समझा सकते हो किसी चीज़ को। आपको क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, आपको समझाने बोल रहा है, तो उसको जितने बेस्ट तरीका से समझाएंगे उतना अच्छा नंबर आपको देगा। हमारी कोलगेटिव प्रॉपर्टी से पूछ दिया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आप क्या करेंगे, उसका परिभाषा लिख देंगे, उसका परिभाषा क्या करेंगे, लिख देंगे। अब बोलेंगे 5 नंबर आ जाएगा, आएगा, अरे काट देगा, एक एक नंबर देगा, नहीं तो वो भी क्या करेगा, 0 बैठा देगा उसमें। इसलिए गलती ना करें। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो डेरिवेशन मतलब जिसका आंसर जितना, और साइंस में ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि आपका नंबर मैटर नहीं करता है, कितना नंबर दिया हुआ है, वो सेटिस्फाई होना चाहता है, चाहे नंबर 1 हो, 2 हो, 5 हो, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर जो है उसको पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा। मैंने डेनियल सेल पूछ दिया क्या होता है, तो डेनियल सेल आपको, डेनियल सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बोलेंगे हम तो डेनियल सेल लिख के आ गए, बेटा पता चला एग्जाम में रिजल्ट में जो है आपका मतलब नंबर कम आ गया, क्योंकि जब डेनियल सेल पूछा है तो डेनियल सेल का लैंग्वेज के साथ साथ किसको कैथोड बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, या फिर उसका जो फिगर आता है, उसका रिएक्शन जो होता है वो लिखना पड़ेगा, चाहे 2 नंबर रहे या 5 नंबर रहे, क्योंकि साइंस है, साइंस आपको से सेटिस्फाई होना चाहता है। तो कंप्लीट आंसर बहुत ज़रूरी है। तो आपको जिस चीज़ में, जिस पॉइंट में जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे ही आपको करना है, लिखना है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपको, हाँ, तो एक बात याद रखेंगे, आपको कंप्लीट आंसर देना है, मतलब आपको बताना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में आपको एक एक्सपेरिमेंट इस तरह का टेबल दे दिया, यहाँ लिख दिया प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 एक्सपेरिमेंट है। तो पहला एक्सपेरिमेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था वो है 2 कैपिटल एम, यहाँ कैपिटल एम जो है मोलारिटी, ये क्या है आपका मोलारिटी, आ रहा है समझ में, ये क्या है मोलारिटी, जिसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 दे दिया है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू दे दिया 1, और रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट जो दे दिया, इसका दर जिसको बेग बोलते हैं, वेलोसिटी दिया है 0.1, इसका यूनिट क्या है, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। शुरू में ही बता दिए थे, इसको बता चुके हैं, क्योंकि रेट बराबर होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मोलारिटी है, तो मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स, अब बटा टाइम, चेंज इन टाइम, तो बटा टाइम, तो टाइम आप सेकेंड में रह सकता है, घंटा में रह सकता है, मिनट में रह सकता है, तो सेकेंड है तो यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड। तो याद कर लें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है बोर्ड कि रेट ऑफ रिएक्शन का इसमें से मात्रक कौन है, तब क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यदि आ रहा है आर इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल इंटू लीटर इनवर्स, और चेंज इन टाइम का यूनिट आप लेंगे सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था आपका 4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी था 1, और इसका रेट आया 0.2। फिर देखिए 3 नंबर एक्सपेरिमेंट में ए का कॉन्सेंट्रेशन 2, बी का कॉन्सेंट्रेशन 2, और आपका रेट आया इसका 0.4, कितना आया 0.4। तो पूछ रहा है कि आर बराबर यदि इतना है, लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ए कॉन्सेंट्रेशन बी, इसका जो पावर दिया हुआ है ये मान लीजिए, ये क्या है आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ क्या बन गया, पावर, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बन गया यहाँ पे, पावर।
तो x और y का वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड आउट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x का मान बताना है, y मतलब ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को देख के अब ये रेट का जो फॉर्मूला है वो दिया गया है, नहीं भी रहता हम लोग क्या करते, बना लेते। लेकिन यहाँ पूछ रहा है x और y का वैल्यू कितना होगा, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 3 एक्सपेरिमेंट है, हमें चाहिए x और y। तो बच्चे साइंस जब पढ़ रहे हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो मैथमेटिक्स का जो नॉलेज होता है वो आपको होना चाहिए, रटा रटाया नहीं, ओरिजिनल नॉलेज जो होना चाहिए वो होना चाहिए, ताकि आप प्रोसीड करते। हम लोग क्या है, कोई चीज़ को याद कर लेते, अच्छा ये ऐसे ऐसे था, कुछ नया चीज़ आया तो इक्वेशन बनाने आना चाहिए और वैल्यू को निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो रूट आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स ना तो आप फिजिक्स समझ सकते हैं, ना तो बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री तो समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पार लगने वाला नहीं। जैसे यही चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं, इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, डिफ्रेंसिएशन का यूज होगा। अब मान लीजिए आपको डिफ्रेंसिएशन पहली बार सुन रहे हैं, इंटीग्रेशन पता नहीं, लॉगरिदम कौन जानता है, तो फिर नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बायोलॉजी वाले जो हैं वो भी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, मेरा तो बायोलॉजी है, मैथ का क्या ज़रूरत है बेटा, फिजिक्स कहाँ जाएगा, केमिस्ट्री में कहाँ जाओगे। इसलिए बायो हो या जो भी हो, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, यदि आपको नॉलेज चाहिए तो साइंस का, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, बोर्ड तो कोई भी पास कर लेता। चलिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, गणित से सोचते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इक्वेशन निकालेंगे, तीनों एक्सपेरिमेंट का अलग अलग इक्वेशन निकालेंगे, और इक्वेशन जब निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, इक्वेशन जब निकल जाएगा तो उसके बाद फिर रिलेशन जोड़ेंगे कि क्या करें, डिवाइड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, ताकि आपका वैल्यू निकल जाए। वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वो किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाने का। तो 3 इक्वेशन है, 3 एक्सपेरिमेंट है, तो तीन आपका इक्वेशन आएगा। चलिए पहले के बारे में सोचिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो गिवन है बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पहला एक्सपेरिमेंट, इसका कितना दिया है 2 कैपिटल M। उसके बाद फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये भी दे दिया, कितना है 1। R दे दिया, कितना है 0.1, कितना दिया हुआ है 0.1। नीचे लिख दूँ, यहाँ नहीं दिखाई देगा, हो सकता है। R का जो वैल्यू है आपका दिया है 0.1 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, ये दिया हुआ है। तो क्या बनेगा, तो आपको पता है R इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X यहाँ से लेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं किया हम लोग, वैल्यू जो यहाँ दिया हो पहला एक्सपेरिमेंट में, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, ये तीनों वैल्यू दिया है। इक्वेशन क्या है यहाँ पे, R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। अब चलिए क्या करते हैं, इसको प्रोसीड करेंगे। तो R इज इक्वल टू K इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, देखिए 1 का 2, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा X। फिर दिया हुआ आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का कितना दिया 1, इसका पावर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। दो में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 नंबर देखिए, फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दूसरा 1, एंड R इज इक्वल टू दिया है इसका 0.2 मोल इंटू, ये यूनिट है
लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, R बराबर, तो इसका R कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। नो प्रॉब्लम। फिर क्या करेंगे, अब ये कीजिए इसको, तो R बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे और वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे इसका वैल्यू कितना था 0.1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका वैल्यू कितना है R का 0.2 बराबर K, और A का वैल्यू 4 पावर कितना X, B का वैल्यू कितना, B का वैल्यू 1 पावर Y। ये इक्वेशन हो गया 2। इक्वेशन कितना हो गया, ये 2। ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट नंबर कितना है 3। तो दिया हुआ है 3 में, एक्सपेरिमेंट नंबर ये 3 है, 3 है, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, दिख जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना दिया हो बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A देख लें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ है 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ये भी 2 ही दिया हुआ, क्या बात है। और R का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, क्या चीज़, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। क्या करें, वैल्यू को पुट कर दें, वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, आ जाएगा। तो R बराबर यदि लिखना चाहेंगे तो R इज इक्वल टू होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। ठीक है, दिख रहा है नीचे, हाँ यहाँ तक तो काम चल गया। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट कीजिए R का। तो R का वैल्यू कितना है, यहाँ पे R का वैल्यू है 0.4, तो R की जगह कितना लिखेंगे 0.4 इज इक्वल टू K इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन 2, दोनों का ही 2 है, पावर X 2 पावर Y। ये इक्वेशन हो गया 3। अब ये 3 इक्वेशन मेरे पास आया, ठीक है। हमें चाहिए क्या चीज़, हमें चाहिए आपका X और Y का वैल्यू, X और Y का वैल्यू चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो X और Y चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका भेजा काम करना चाहिए, यहाँ पे आपको भेजा काम करना चाहिए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें, सब्सट्रैक्ट करें या फिर डिवाइड करें। तो सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन। तो किसके साथ क्या करें ताकि वैल्यू आ जाए, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इक्वेशन कितना है 1 है, और ये इक्वेशन कितना है 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो कम से कम एक वैल्यू कटना चाहिए कोई ना कोई, तब ना। तो कहने का मतलब इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो ये y वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x बचे, k कैंसिल हो जाएगा, तो किसका टर्म बचेगा, x का। तो आराम से आ सकता है। तो इस तरह से आपको दिमाग, यहाँ कुछ रटने का नहीं है, यहाँ पे कुछ रटने का नहीं है, बस आपको थोड़ा सा गणित का पावर दिखाना पड़ेगा, बस हो जाएगा। तो सिंपली समझ में आ गया। 1 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो बोलेगा सर 1 को 2 ही से काहे नहीं किए, 3 से काहे, तो कर सकते 3 से। कटना चाहिए, एक टर्म गायब होना चाहिए, मतलब यहाँ टारगेट है आपका कि एक टर्म जो है आपका कट जाना चाहिए। एक टर्म यदि कट गया तो फिर आपका काम हो जाएगा। यानी कि हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन कितना 1 है और पावर y है, यहाँ भी 1 और y है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद ना। के क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x टर्म। तो x टर्म हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब जो है यहाँ कोई रूल नहीं है कि इसको इसके साथ डिवाइड, यहाँ देखना पड़ता है किसके साथ डिवाइड करेंगे ताकि आपका वैल्यू आएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब 3 भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 3 कीजिए, 1 2 कीजिए, दोनों में कट रहा है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 जो है 2 ही करेंगे, 3 से भी कर सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या था, डिवाइड कीजिए, इक्वेशन में 1 में था 0.1 और बटा कितना हो जाएगा, 2 कितना है 0.2। बहुत अच्छी बात है, बराबर। इक्वेशन 1 का वैल्यू देखिए, k इंटू 2x 1 पर कितना y बटा k इंटू 2 में देखिए कितना है k इंटू 4x और 1 पर पावर y। डिवाइड करने से हुआ, घटाने से नहीं होता, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा, कैंसिल। k से k कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो बचा कितना 1/2 बराबर 2 पर पावर कितना है x है, और फिर यहाँ पे हुआ कितना 4 पर पावर कितना है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, गणित का यूज कीजिए। 1/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/4, अब पावर सेम हो जाएगा। गणित में पढ़े होंगे आप लोग कि ऊपर और नीचे के पावर यदि सेम है तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आपको बताया गया होगा a/x है और बराबर क्या है b/y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a/b का पावर x। पढ़े होंगे गणित में, ठीक है। तो कहने का मतलब अब 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, तो 1/2 और बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और पावर कितना हो जाएगा x। अब देखिए ये और ये यदि सेम है, यहाँ कुछ नहीं लिख पाएंगे तो कितना 1 लिख सकते हैं ना। यदि बेस सेम होता है, यदि बेस क्या होता है सेम होता है, तो पावर एक दूसरे का बराबर हो जाता है। नियम है गणित का, हम नहीं बता रहे, गणित बताता है। कहने का मतलब ये बेस दोनों सेम है, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। ये दोनों यदि सेम है तो इसका पावर क्या होता है, सेम होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1। चलिए 1 का वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। आ रहा है समझ में। चलिए आगे काम करते हैं। 1 तो मिल गया, x कितना मिला 1। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, आगे देखिए। अब फिर क्या करेंगे, एक को इक्वेशन 1 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं, जैसे आपका 1 है ना, ये इक्वेशन कितना है 1 है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 कहाँ गया, 3 यहाँ पे। तो फिर देखिए यहाँ पे कौन कौन टर्म करता है, x का टर्म कट जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आराम से कर सकते डिवाइड। तब क्या करेंगे, अगेन बोल सकते हैं आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 कर दीजिए। तो क्या है यहाँ पे, इक्वेशन कितना है 1 में कितना है 0.1 और बटा 3 कितना है 0.4 बराबर 1 का। देखिए इक्वेशन 1 में कितना आ रहा है k इंटू 2 पर पावर x और 1 पर पावर y बटा कितना हो जाएगा 3 में कितना है k इंटू 2 पर पावर x और 2 पर पावर y। देखिए कितना सिंपल है, ठीक ना। आप लोग मेरे साथ लिखते चल जाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेने बोले हैं, काम हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। मिटा दिए थे। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इतना हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 1/4 बराबर। उसके बाद k से k कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/1 पर पावर y और बटा 2 पर पावर y। इसका थोड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं आप। 1/2 को क्या लिख सकते हैं
1/4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 के पावर 1/2 के पावर 2 नहीं होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। आ रहा है समझ में? इसको आप लिख सकते हैं 1/2 और पावर कितना y। तो मतलब तो ये और ये कैंसिल होगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सेम, बेस सेम तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम, यानी कि y बराबर कितना आ गया 2। y बराबर कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। फाइनली आंसर लिखेंगे हम लोग। बहुत ही आसान था ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। चलिए, तो हमारा दिया हुआ था फ्रॉम मतलब क्वेश्चन R बराबर था K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। तो आपको तो पता चल गया X बराबर कितना है जी, X बराबर 1 है एंड Y इज इक्वल टू 2 आया, ये आया था। उसको पुट कर देंगे तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X का वैल्यू कितना है 1 ना, 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2। ये आ गया आपका आंसर, मिल गया। तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो कहने का मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जो कि जो मैथ में पढ़ते हैं, मैथ से हैं, वो उनको तो आता ही होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं काम, ठीक है। तो ठीक है, आज का आपका लेक्चर इतना ही, क्योंकि बहुत रात हो चुका है, 12 से ज़्यादा हो चुका है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर से, ठीक है, न्यू चीज़ सीखेंगे फिर। तो वीडियो को क्या करें, ठीक से देखें, नोट्स बनाएं और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ये नाइंसाफ़ी है, ये क्या आपका गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, सभी को गुड नाइट, जो सुबह देख रहे हैं गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और जो शाम में देखेंगे उसको गुड इवनिंग। ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।